तो हेलो दोस्तों, आगे है थ्योरी बेस अकाउंटिंग में रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रिवेन्यू रियलाइजेशन और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो रिवेन्यू आएगा उसको हम कब रिकॉर्ड करेंगे। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो रिवेन्यू हमारे जनरेट होगा उसे हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे सेल ऑफ गुड्स, हमने गुड्स सेल किए तो उनको कब रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये कहता है कि हमें तब रिकॉर्ड करना चाहिए जब रिवेन्यू रियलाइज हो जाए। तो अब रिवेन्यू रियलाइजेशन से मेरा क्या मतलब। तो रिवेन्यू रियलाइजेशन के मतलब होता है कि जब हमें लीगल राइट टू रिसीव इट ये मिल जाए तो हम उस वक्त उस डेट पर रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिवेन्यू रियलाइजेशन और रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता क्या है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, तो इसके देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन concept requires that revenue from a business transaction should be included in books of account only when it is realized। तो कह रहा है मुझको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास रिवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। तो ये रिवेन्यू रियलाइजेशंस का से क्या मीनिंग है। कह रहा है कि लीगल राइट टू रिसीव इट जब हमारे पास उससे रिसीव करने की लीगल राइट आ जाए तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देख लो, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मान लो ये है 20 जुलाई, तो हमने यहाँ पर सेल किया एक, ये मान लो एक्स लिमिटेड सेल सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड इज 2 months। तो कहने का मतलब है कि हमने इस डेट पर क्या किया, सेल कर दिए, सोल्ड। अब क्योंकि ये सेल तो क्रेडिट में है तो हमें इनसे पैसे अभी नहीं, इनसे पैसे 2 महीने बाद मिलेंगे। तो इस डेट तो क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर। तो मान लो ये होगा 20 सितंबर। तो हमें इस डेट पर
पेमेंट रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव्ड। तो हमें इस सेल को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? तो कह रहा है कि हमें इस डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड ऑन दैट डेट, दैट इज 20 जुलाई, ना कि इस डेट पे, क्योंकि हमें इसको गुड सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए, तो हमें इनसे पैसे लेने का जो राइट है वो इसी पॉइंट पर हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट। तो हमें रिवेन्यू को इसी पर रिकॉर्ड, इस डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ऐसे सेल ₹50,000 इस डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यही कहता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कि हमें जो रिवेन्यू जाएंगे डिफरेंट सोर्सेज से, उसे हमें कब रिकॉर्ड करना चाहिए? तो उसे हमें अपने बुक्स में तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रियलाइज हो जाए। रियलाइजेशन होने का मतलब है कि हमें एक लीगल राइट मिल जाए उनको रिसीव करने का। जैसे इस केस में हमने यहाँ पर केट में सेल कर दिया और पेमेंट इसका हमें इधर मिलने वाला, इस डेट पर मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं इसको सेल किया ना, तो हमारे पास एक लीगल राइट हो गया कि उनसे हम पैसे ले सकते हैं, पैसे उनको देना पड़ेगा। और दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि रिवेन्यू क्या होता है। तब एक रिवेन्यू तो पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू होता है दो तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि रिवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम गुड्स सोल्ड। कह रहा है कि ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड। तो कह रहा है कि रेवेन्यू का मतलब होता है कि हमें ग्रॉस इनफ्लो मिला जो भी फर्म सेल ऑफ गुड्स है और सर्विस प्रोवाइड करने से, उसे बोलते हैं रिवेन्यू। जैसे इस केस में रिवेन्यू क्या है, ये है रिवेन्यू। और दूसरा होता है रिवेन्यू का फॉर्म कहाँ से आ सकता है कि रिवेन्यू फ्रॉम यूज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज such as interest, dividend and royalty। तो यही कहता है कि हमें इसको कब रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसमें हो गया। अगर रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। और दूसरा केस में होता है कि रिवेन्यू इज द यूज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्स बाय द अदर्स। तो कह रहा है कि जो कोई दूसरा पर्सन है जो हमारे इसको रिकॉर्ड करते यूज करते हैं, उसे हम ले लेते हैं। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी भी बातें कर लेते हैं जस्ट थोड़ा सा, और इसकी भी बातें कर लेते हैं। तो ये है एक्स लिमिटेड जो ABC लिमिटेड में क्या कर रहा है, इनको इसने इन्वेस्ट किया है। मतलब इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में क्या है, लोन दिया है। तो यहाँ से इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनको इंटरेस्ट कब रिकॉर्ड करना चाहिए, टू रिकॉर्ड। तो इनको रिकॉर्ड जब इन दो के बीच में एग्रीमेंट होता है। जैसे इंटरेस्ट हमें 6 महीने पर हमें कहीं से भी 6 महीने पर होता है कि इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो हमें 6 महीने पर कोई भी कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। तो जब हम जिस दिन से इन्वेस्टमेंट किए, इसका जो पॉलिसी होगा, जैसे 30 सितंबर होता है, वो होता है 31 मार्च, कोई भी डेट हो सकता है। तो उस डेट पर ये हमसे इनसे इंटरेस्ट मिलने का राइट आ जाता है। तो हमें उसको उसी दिन रिकॉर्ड करना चाहिए जो हमारे दो बीच के में एग्रीमेंट में होगा। और डिविडेंड मान लो कि हमने इस कंपनी में
शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट किए हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा डिविडेंड। तो हमें यहाँ से मिलेगा डिविडेंड। तो हमें इस डिविडेंड को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, जब एक कंपनी डिक्लेयर्ड कर दे, जैसे ये कंपनी डिक्लेयर्ड कर दे, कि हम इस बार अपने शेयर होल्डर को 5%, 10%, 20% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो उस दिन इसका लीगल राइट आ जाता है एक्स लिमिटेड का या कोई भी इन पर्सन का। तो हमें उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, प्रोवाइडेड हमने कुछ उसके पास अपना जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसने पेश कर दिए हैं। रॉयल्टी जो होता है कि मान लो एक्स लिमिटेड है और एक ABC लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड का कोई मान लो एक टेक्नोलॉजी है जिसे ये ABC लिमिटेड यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो इसको एक फॉर्म एक रिटर्न देना पड़ेगा, इसको एक रिटर्न देना पड़ेगा। तो उस रिटर्न को क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो जब इसका जो एक राइट मिल जाए, 2 दिनों में एग्रीमेंट होगा, जब राइट मिल जाए तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उस डेट पर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इसमें एक और देख लेते हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू, और एक होता है कि रेवेन्यू रियलाइज, इसी को इधर देख लेते हैं। रेवेन्यू रियलाइज का क्या मतलब, तो कह रहा है रेवेन्यू इज assume to be realized only when legal right to receive it come। जब हमें लीगल राइट उसे मिल जाए तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, तब उसको माने कि हमें रियलाइज हो गया है और हमें उसी डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट इज क्या होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड। तो सिंपली वही है, जब हमें लीगल राइट में आ जाए हमारे पास तो हम उसको रिकॉर्ड उस दिन मान लें कि रियलाइज हो गया है, तो हमें उसी दिन रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वही लीगल राइट आना चाहिए। तो इसे बेसिकली इतना ही है। तो इसी में यही कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट यही कहता है कि हमारे पास जो बहुत सारे फॉर्म में रेवेन्यू है उसको कब रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हमें तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रियलाइज हो जाए। रियलाइजेशन होने का मतलब हमें उसको रिसीव करने का लीगल राइट हो जाए। गुड्स के केस में जब उसे हम सेल कर दे तो ही उसी दिन हमें राइट आ जाता है, और सर्विस के केस में जब सर्विस हम प्रोवाइड कर दें तो हमें उसी दिन राइट आ जाता है। इस कहने का मतलब हमें उसी डेट पर रिकॉर्ड करना चाहिए रेवेन्यू। यह है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कह रहा है कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे प्रिंसिपल्स, जितने सारे पॉलिसी, जितने सारे मेथड्स यूज कर रखा है, उससे एक बार जैसे उसने यूज कर लिया तो उससे हर एक साल उसी को ही यूज करना चाहिए, ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को, अपनी प्रॉफिट को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को एक ईयर से दूसरे ईयर और दूसरे से तीसरी ईयर कंपेयर कर सके। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सके, तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। हमने मतलब जिसने कहा ना, जो एक थामे एक बार हाथ वो निभाए हमेशा हमेशा साथ। तो जिस भी कंसेप्ट को, जिस भी प्रिंसिपल्स को, जिस भी मेथड्स को एक बार अडॉप्ट कर लिए तो उसे हमेशा फॉलो करना ही चाहिए, उसे हमेशा कंटिन्यूसली उसी को फॉलो करना चाहिए। जैसे ये देख लो, वैल्यूएशन ऑफ एक AS2 एक प्रिंसिपल है
इसको नाम लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी recorded at lower of cost और NRV। कह रहा है कि जैसे मान लो एक इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जिसका कॉस्ट है 100 और नेट NRV है 120, तो हमें इस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, ना कि इस पर। तो हमें इसको हमेशा, जैसे इस साल हमने इसको फॉलो किया, तो हमें हर एक साल यही फॉलो करना चाहिए। और इससे हमें एक एंटिटी को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे एंटिटी इस साल से अगले साल में। जैसे मान लो एक है एक्स लिमिटेड जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, और एक है ABC लिमिटेड, और ये है 2021। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन, क्योंकि हम बेस को नहीं बदल रहे हैं। जिस बेसिस पे हमने इस साल काम ये एंटिटी कर रहे हैं उसी एंटिटी पे भी काम कर रहा है, तो हम दो एंटिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको हम किसी अगले साल भी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, खुद में भी कंपेयर कर सकते हैं। ये 2022, इसको ऐसे लिखते हैं 2022 और ये 23। तो हमें इन दो सालों में के बीच में कंपेयर कर भी सकते हैं इस यदि हम कंसिस्टिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है तो ये होता है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कंपेयर कर सकता है, एक एंटिटी खुद ही एक सेल से दूसरे साल भी कंपेयर कर सकते हैं। वो कंपेयर तभी कर पाएंगे जब वो एक ही कंसेप्ट को इस साल भी उस साल भी फॉलो करेंगे। तो यही कहता है कंसिस्टेंसी अप्रोच, कि जो भी हमारे प्रिंसिपल है, मेथड है, हमें उसे एक बार अडॉप्ट कर ले तो हमें हमेशा उसी को ही मानना चाहिए, उसी को ही चलाना चाहिए। तो क्या कर है, द consistency concept states that once you adopt an accounting principle or method, therefore continue to be follow it consistently in future accounting period। so as to provide comparison from period to period। तो यही कहता है कि हम एक उसी प्रिंसिपल्स को, उसी मेथड को फॉलो करेंगे इस साल, अगले साल, बाकी अगले साल, ताकि हम दो पीरियड में कंपेयर कर सकें, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कंपेयर कर सकें। तो कंसिस्टेंट कंसेप्ट यही कहता है, स्टेट दैट वंस यू अडॉप्ट एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
और मेथड, तो हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए कंसिस्टेंटली इन द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड में, ताकि हमें एक कंपेरिजन्स प्रोवाइड हो सके पीरियड टू पीरियड और दिस मच। अब कहता है कि इसको चेंज कर सकते हैं क्या, मतलब ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट तो यही कहते हैं कि कहते हैं पर हम इनको चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो इसको चेंज कर सकते हैं। जब 3 सिचुएशन होंगे तभी हम इनको चेंज करेंगे। एक रिक्वायर्ड बाय लॉ, यदि लॉ की ज़रूरत है तो। एक होता है कि रिक्वायर्ड बाय एएस, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे पढ़ोगे तो रिक्वायर्ड बाय एएस। और एक होता है कि बेटर प्रेजेंटेशंस के लिए, हमें कहीं पर किसी मेथड और पॉलिसी में दिक्कत हो रहा है तो हम उसको कोई एक अलग सा तरीका आएगा जिससे हम उसको बेटर प्रेजेंट कर सकें, उस केस में भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। पर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है नहीं, हमें वही फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी अप्रोच। आगे है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म इसे प्रूडेंस भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, क्या कहता है कि हमें कभी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो रियलाइज न हो जाए। तो कोई भी हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, कोई भी इवेंट है, हमें उनसे जो प्रॉफिट होगा हमें उन्हें तब तक रियलाइज नहीं करना चाहिए जब तक वो रियलाइज हो जाए। जब तक उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए तब तक कि वो रियलाइज हो जाए। और लॉस की बातें कर रहा है, कह रहा है कि यदि कोई लॉस होने की थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी भी चांस है, तो हमें उन लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए। भले उसकी प्रोबेबिलिटी है कि रिमोट है और कोई लेस अमाउंट है, तो भी हमें उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यही कहता है, यदि हमें कोई लगता है कि हमें प्रॉफिट को हमें तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक वो रियलाइज न हो जाए, और लॉस को ऐसा नहीं है। लॉस जब हमें ऐसा लगे कि उसका जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिमोट है, थोड़ा सा भी प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी सी चांस है, तो भी हमें लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए पर प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यही कहता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक है स्टॉक जिसकी कॉस्ट है ₹50,000। एक ये अकाउंटिंग पीरियड है ना, ये 01/04/2021 to 31/03/2022। तो कह रहा है कि ये स्टॉक्स हमारे डेट पर इस हमारे बुक्स में इतने आ रहा है और जिसका कॉस्ट है 50,000। और मान लो इसका NRV कितना है, ₹60,000 इसी डेट पर, ये सेम डेट पर। तो कह रहा है कि इनसे हमें लग रहा है कि हमें 10,000 की प्रॉफिट होगी। तो क्या इनको रिकॉर्ड करें क्या? तो कहता है ना, क्योंकि ये स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा हुआ है जिसका कॉस्ट है 50,000 और उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, अभी हम उसको बेचेंगे मार्केट में तो हमें उनसे मिलेंगे 60,000, पर हमने उसको बेचा नहीं है, वो हमारे बुक्स में ही है। तो कह रहा है कि ये इस डेट पर हमारे बुक्स में है, तो हमें इनसे जो प्रॉफिट दिख रहा है प्रॉफिट 10,000, इनको हमें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यही कहते हैं यदि ये रियलाइज हो जाए, इनको यदि हम सेल कर दे और सेल नहीं होने के बाद हमारे गुड्स हमारे पास से चले जाए, उसका हमारे पास कोई फिजिकल और लीगल राइट ना रहे, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 10,000 प्रॉफिट। पर जब तक हमारे पास है, जब तक वो सेल हुआ नहीं है, तब तक हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हमें प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मान लो कि इसी डेट पर NRV कितना हो गया, ₹40,000, 45 करते हैं। तो कह रहा है कि अब देख लो क्या हो रहा है, हमारे कॉस्ट कितना है, तो इनसे क्या आ रहा है 5,000, क्या है ये लॉस,
ये क्या था, प्रॉफिट। तो कह रहा है कि इस लॉस को रिकॉर्ड करना चाहिए क्या, तो हाँ, इस लॉस को रिकॉर्ड हम करेंगे अपने बुक्स और अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। और देखो ये अभी रियलाइज नहीं हुआ है, अभी ये स्टॉक हमारे पास ही पड़ा है, पर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो नेट रियलाइज वैल्यू है और 45,000 ही रहा है, तो हमें इनसे एक फ्यूचर में जाके एक लॉस होने वाले हैं जो कि 5,000 है, तो हम इन 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे। और ये प्रॉफिट था तो इसको रिकॉर्ड नहीं करें क्योंकि रियलाइज नहीं हुआ है, पर कॉस्ट इसके साथ ऐसा नहीं होता, ये हमें लगे कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है जो लॉस होंगे, तो हमें इनको रिकॉर्ड करना चाहिए और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। यही होता है कंजर्वेटिज्म प्रोसीडेंस कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि मतलब सिंपल बात यार, तुम देखो तुम्हारे पास प्रॉफिट होंगे तो इसको रिकॉर्ड मत करो, पर तुम्हारे पास लॉस भी होंगे फ्यूचर में, तो उनको रिकॉर्ड कर लो आज। ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। को इस प्रॉफिट को हमें रिकॉर्ड इसको नहीं रिकॉर्ड करने का जो रीज़न है कि हम इन प्रॉफिट्स एक कंपनी, अब मान लो कि हमारे पास एक प्रॉफिट है ₹5,10,000 और हमने कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड 5,10,000 ही कर दिया मान लो, तो ये सारे के सारे अमाउंट के यहाँ चले जाएंगे, शेयर होल्डर के हाथ में। और देखो ये अमाउंट तो अभी 10,000 इसमें से जो है 10,000 जो है ये तो अभी रियलाइज हुआ ही नहीं, इसका जो हमारे पास कैश कंपोनेंट और सेल हुआ ही नहीं है। तो इनसे क्या होता है कि हम इनको जो डिविडेंड पे करते हैं ये प्रॉफिट से सिर्फ कितना होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट एग्जिस्ट करते हैं वो कितना है, सिर्फ 5 लाख। और ये बाकी ये 10,000 जो रह गया ना, ये क्या होता है, ये हमें किससे पे करना पड़ेगा, ये हमें कैपिटल से पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैपिटल से पे करेंगे तो हमारा कंपनी लॉस एक सिचुएशन, उसका एक एडवर्स सिचुएशन कंपनी में आ सकता है। तो अभी देख लिया कि हमें कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट यही कहता है, हमें यदि हमारे पास लॉस की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे, और हमारे पास प्रॉफिट की जब तक रियलाइज ना होगा तब तक उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतना ही है। मेटेरियलिटी कंसेप्ट, तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, तो सबसे पहले मेटेरियलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटेरियलिटी का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शंस, वो इवेंट, वो हैपनिंग जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिसीजंस को अफेक्ट कर सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो। और यूजर्स कौन होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, ऑनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। तो इन सब की डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर दे ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई इवेंट, तो वो हमारे लिए क्या है, मेटेरियलिटी है। वो हमारे लिए क्या है, मेटेरियलिटी है। और मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है कि एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट है जो मेटेरियल है, और ये क्या है, एक इमैटेरियल है। इमैटेरियल है। तो कह रहा है कि हमें इसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इग्नोर, और हमें इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट इतना ही है। जैसे कि मान लो कि एक है हमारे पास एग्जांपल, इसको लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी एक्सपेंसेज ₹200 है, 2000 है, पूरे साल का है मान लो, ऐसे पूरे 1 महीने का है। तो ये बहुत ही लेस अमाउंट है, बहुत ही लेस अमाउंट है
इसीलिए हमें इनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी में एक टी और कॉफ़ी कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है। स्टेशनरी हो गया, जैसे पेन हो गया, ये सब एकदम छोटे से मटेरियल चीज़ है, इनसे एक यूजर्स की डिसीजन पर असर नहीं पड़ेगा, तो हमें इनको इग्नोर करना चाहिए। तो जो एक मटेरियल चीज़ है उसको डिस्क्लोज करो, मतलब दिखाओ, और जो इमेटेरियल है उसको इग्नोर कर दो। तो कह रहा है कि मटेरियल कंसेप्ट डिपेंड करता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स, किसी भी इवेंट की नेचर और उसकी अमाउंट पे। और जैसे कि एक देख लो, एक मान लो कि एक इंटरेस्ट है ₹1,57,560.285। तो ये दशमलव वाली चीज़ है ना, इसको इग्नोर कर दो और इनको दिखाओ। तो इनसे यदि डिसीजंस पर असर पड़े तो हमें इनको मटेरियल मानना चाहिए, और डिसीजन पर इफेक्ट ना पड़े तो हमें इमेटेरियल मानना चाहिए। तो मान लो SBI बैंक है जिनके 100 करोड़ कस्टमर हैं, और 100 करोड़ कस्टमर के बैंक अकाउंट में मान लो ये इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, तो 0.8285 कहने का मतलब होता है 28.5 करोड़ रुपीज़ SBI बैंक के अकाउंट में एक सस्पेंस अकाउंट से चला जाएगा, एक ऐसे अकाउंट में चला जाएगा जिसका कोई सोर्स ही नहीं होगा। तो ये क्या है? तो इसलिए हमें इनको भी दिखाना चाहिए। जब इमेटेरियल होता तो हम इसको नहीं दिखाते। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट यही है कि मतलब कभी यूजर्स की डिसीजंस पर असर पड़ दे तो हमें उनको दिखाना वो मटेरियल है, नहीं तो मटेरियल नहीं है। अब तो आगे है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें एक एंटिटी में जितने भी सारे मटेरियल्स और रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सभी को डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने से होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में और फंड फ्लो में। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट इतना ही है कि चाहे जितने भी मटेरियल है, जितने भी रिलेवेंट फैक्ट है किसी भी एंटिटी का, तो हमें उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना चाहिए, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट होता है उस सभी में हमें दिखाना चाहिए। डिस्क्लोजर करके हमें दिखाना चाहिए। डिस्क्लोजर करने का मतलब हमें दिखाना चाहिए। आगे है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उस सभी को अकाउंटेंट एक अनबायस्ड मैनर में रिकॉर्ड करे। कहने का मतलब है उससे कोई भी किस्म का पक्षपात ना करे, वो एक कम्प्लीटली अनबायस्ड हो, उसे किसी भी पर्सन्स के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी ट्रांजैक्शंस को किसी अलग तरीके से ना रिकॉर्ड करे। जैसा ट्रांजैक्शन है, जैसे इवेंट है उसको वैसे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। उसको किसी की इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी गलत ट्रांजैक्शंस और कोई भी गलत चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, और वो एकदम कम्प्लीटली बायस्ड होना चाहिए। तो एक है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, इसको वहीं पर लिपटाते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कह रहा है, एग्जाम्पल से सीधा समझते हैं, वो तो हो गया, बस कह बोल दिया हो गया। एग्जाम्पल मान लो सेल ऑफ गुड्स ₹50,000, और क्या कहता है अकाउंटेंट क्या करता है, रिकॉर्ड करते हैं सेल ऑफ ₹45,000, और तो क्या करेगा, ये 5,000 रुपये वो अपनी जेब में रख लेगा। ये 5,000 रुपये वो अपने पॉकेट में रख लेगा। तो इसलिए कहता है कि एक अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड करते हैं वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए, वो किसी का इन्फ्लुएंस में ना आकर कोई भी ऐसे गलत ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ना करे, क्योंकि जब रिकॉर्ड ही गलत होगा तो बाकी सारे चीज़ अलग गलत ही होंगे। तो यही है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट।